नमस्कार दोस्तों, मैं तन्मय मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके वाला पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो आज का चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था इसके बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सहपाठियों के पास शेयर कर दें ताकि जो है ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए। और अगर आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो आगे बढ़ने से पहले कल हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, तो सबसे पहले हम लोग उसका उत्तर जानेंगे। तो वो क्वेश्चन आज में पहला क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कल आपसे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो कल हमने आपसे पूछा था कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, और इसका ऑप्शन था सूरत, बंबई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बंबई। तो सूती वस्त्र मिल जो है बंबई में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था, कैसे हुआ था ये चीज जानते हैं। 22 फरवरी 1854 ईस्वी को भारत की पहली कपड़ा मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी। 1854 ईस्वी में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्योगों में से एक भारतीय कपड़ा उद्योग है। कवासाजी नाना भाई डावर ने 1854 ईस्वी में बंबई में पहली भारतीय कपास मिल द बॉम्बे स्पिनिंग मिल खोली थी। तो वो था सूती वस्त्र मिल जो बंबई में सबसे पहले शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय। और इसका उत्तर होगा दादा भाई नेरोजी। भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिनका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे आर्थिक निकास या धन निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ या संपत्ति के अपवहन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यानी भारत में ब्रिटिश शासन के समय जो है भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिनका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे ही आर्थिक निकास या धन निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ या संपत्ति के अपवहन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो दादा भाई नेरोजी ने इसकी जो है पूर्ण व्याख्या अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पूछता है भाई कि ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नेरोजी। और उन्होंने ही इसका अपने इस पुस्तक में सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी। ऑप्शन ए बंबई और थाने के बीच, ऑप्शन बी कलकत्ता और मद्रास के बीच, सी बंबई और आगरा, डी कलकत्ता और आगरा। और इसका उत्तर होगा कलकत्ता और आगरा के बीच। डलहौजी जो है उसको भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है, और इसी के समय जो है भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। और इसी के समय जो है 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच
पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। इसे, ठीक है ना, तो ये आपको टेलीग्राफ लाइन हो गया। और इसने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया। और डलहौजी ने जो क्या किया कि नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन इससे आपको प्राप्त हो गए। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेलेस्की और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त तथा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक कर वसूलने से संबंधित एवं अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका चुना गया और बाद में यह कुछ विनियामकों द्वारा जो है पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है, तो ये था अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित है। ठीक है, और यह कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। और उत्तर है इसका बिहार। बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए अंग्रेजी शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था भारत का। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बिहार जो है अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध था और इसका व्यापार जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पड़ोसी देशों में किया जाता था। पड़ोसी देशों में इसका व्यापार किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा, नील के जो कृषक थे यानी जो खेती करते थे, उनकी दुर्दशा पर लिखी गई एक पुस्तक है नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरत चंद्र चटर्जी और डी रविंद्रनाथ ठाकुर। और इसका उत्तर है दीनबंधु मित्र। नील दर्पण चांगला का प्रसिद्ध नाटक है, चांगला का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता जो है दीनबंधु मित्र है। यह बंगाल में नील विद्रोह का आंदोलन का कारण बन गया था। ये जो है नील दर्पण, ये बंगाल में आंदोलन का कारण बन गया। बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र का 1860 ईस्वी में प्रकाशित नाटक नील दर्पण एक सशक्त नाट्य कृति ही नहीं, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। और इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले अंग्रेजों द्वारा शोषण, भारतीय किसानों के ऊपर अमानुषिक अत्याचारों की बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। इसीलिए जो है ये इसके कारण जो है नील विद्रोह का आंदोलन हो गया। और ये नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई नाटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहवा बागान लगाए गए थे, कहवा कहाँ लगाए गए थे? ऑप्शन ए चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में या वायनाड जनपद में।
और उत्तर होगा इसका वायनाड जनपद में, वायनाड में लगाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी M.N. राय, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। और उत्तर है इसका दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक दोहन का सर्वप्रथम विचार जो है दादा भाई नौरोजी ने अपने पत्र इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में किया है। ठीक है, तो ये आर्थिक दोहन और इसके पहले जो हमने बताया था आपको, जिसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इसमें ब्रिटिश घिनौनी नीति को उजागर किया गया तथा दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के प्रति व्यक्ति आय का आकलन कर भारत में चल रही ब्रिटिश नीति की निंदा की है। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी दादा भाई नौरोजी हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डर्फिन, बी लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। और उत्तर है इसका लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो है सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की थी और इसने सन 1872 में एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। ठीक है, 10 वर्षों के अंतराल पर। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, कार्यकाल में, जो वहां का गवर्नर जनरल था उसके काल में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? भू राजस्व बंदोबस्त, ऑप्शन ए अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या इनमें से कोई नहीं। और इसका उत्तर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के वारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। जो ठीक है ना, 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के वारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी और थॉमस मुनरो जो है 1819 ईस्वी से 1826 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया और इसके तहत कंपनी तथा रेतों या रेतों का मतलब किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान की वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी। ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बंबई प्रेसिडेंसी में या मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। और उत्तर है इसका मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बंबई प्रेसिडेंसी, दोनों में यह व्यवस्था लागू की गई थी रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसमें एक होता है रैयत, इसका आशय है प्रजा यानी किसान,
एवं बाड़ी का आशय है प्रबंधन, अर्थात किसानों के साथ जो प्रबंधन होता है उसी को रैयतवाड़ी बोलते हैं। और यह जो है मद्रास, बंबई, आसाम एवं सिंध क्षेत्र में यह व्यवस्था प्रचलित थी, अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कुल भूभाग के 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? अभी आपको मैंने बताया था, ऑप्शन सुन लीजिए। आर.सी. दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। धन की निकासी की अवधारणा वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित हुई और धन निष्कासन के सिद्धांत पर उस समय के अनेक आर्थिक इतिहासकारों ने अपने मत व्यक्त किए, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इससे संबंधित आपको 3 क्वेश्चन मिल गए इसमें, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज के ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, और तो ये यहीं पे समाप्त हो गया, चूंकि इसका इतना ही क्वेश्चन था जो VVI क्वेश्चन है, जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार, और जिसका मैंने बहुत सारे आपको तथ्य बता दिया, जिससे आपका जो है ये सारे क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, तो आपके लिए आज का एक सवाल, आज का आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी विधेयक 1826 ईस्वी के जूरी विधेयक जूरी बिल ऑफ 1826 का घोर विरोध किया था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे, या ऑप्शन डी राज नारायण बसु। और इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका जवाब हम कल आपको 7 बजे के वीडियो के में जारी करेंगे। आज का इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आप जो है इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।